ओके गाइस, जल्दी आ जाओ, काउंसिल गाइडलाइंस रिवाइज करते हैं। सबसे पहले काउंसिल गाइडलाइंस भाई क्या है? काउंसिल गाइडलाइंस जो है वो एप्लीकेबल है ऑन ऑल दी मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, चाहे प्रैक्टिस में हो या ना हो, सबके ऊपर एप्लीकेबल है भाई, राइट। और अगर आप गाइडलाइंस नहीं मानते हैं तो याद रखिए सेकंड शेड्यूल के पार्ट 2 का क्लॉज 1, सेकंड शेड्यूल के पार्ट 2 का क्लॉज 1 आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा एंड यू विल बी हेल्ड एज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ओके, अच्छा जी सर, एक बार ये वाला ना क्लॉज भी पढ़ा दो। अरे वही तो था जहाँ पे हम बोलते थे कि भाई गाइडलाइंस नहीं मानोगे, कॉन्ट्रवीन करोगे तो आपको जो है हम लोग गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लेंगे। आ जाओ, मैं एक बार फिर भी आप लोगों को जल्दी से जो है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा आपका पार्ट 2, ये रहा उसका क्लॉज 1। मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट इन जनरल एप्लीकेबल था शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही कॉन्ट्रवीन्स एनी प्रोविजंस, रेगुलेशन और गाइडलाइन इशू बाय द काउंसिल। तो आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अगर आप ये गाइडलाइंस नहीं मानेंगे तो आपको गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा, इसलिए गाइडलाइंस को इग्नोर नहीं करने का है। ओके, आ जाओ जी। नाउ चैप्टर नंबर 2, कंडक्ट ऑफ अ मेंबर बीइंग एन एम्प्लॉय। तो भाई एम्प्लॉय हो तो आपको ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज करनी है, ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं करना है। इसका कनेक्शन कहाँ से? क्लॉज 2 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल बिना सोचे समझे सर्टिफाई कर दिया, या फिर क्लॉज 7 से ग्रॉस नेग्लिजेंस आपके ऊपर जो है वो लग सकता है, राइट। सो क्लॉज 2 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल एंड क्लॉज 7 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप लोग पढ़ सकते हैं, मेंबर इन प्रैक्टिस के लिए होते थे। यहाँ पे एम्प्लॉय को बोल दिया कि भैया देखो ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज करना, ग्रॉसली नेग्लिजेंट पाए गए तो आपको गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा। एम्प्लॉय को कहाँ ले जाएंगे? फिर आप लोगों को सेकंड शेड्यूल पार्ट 2 क्लॉज 1 में ले जाया जाएगा। मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिखाए थे और आप देख रहे हो हर बार क्वेश्चन में जब भी गाइडलाइंस की बात आती है तो ये बात रेफर कर दी जाती है कि क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल, क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल में आपको गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा, इसलिए याद रखिए क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल। ओके, चलिए। नाउ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है भैया, आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, कैश बुक और लेजर आपने मेंटेन करना है। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट में एग्जेम्प्टेड हो 44 ADA के चलते तो भी मेंटेन करना है। क्या आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो तो भाई व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना के उसको फिर मतलब सिंगल पर्सन ग्रुप बना के उसमें सारे अपने अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो क्या? आंसर इज नो, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिए जाओगे। इसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था। नाउ टैक्स ऑडिट असाइनमेंट अंडर सेक्शन 44 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो टैक्स ऑडिट असाइनमेंट की बात हो रही है। 60 टैक्स ऑडिट पर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन ऑल कैपेसिटीज, मेंबर हो, प्रोप्राइटर हो, सॉरी पार्टनर हो, प्रोप्राइटर हो, सब मिला के एक CA के नाम पे 60 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। साइन फर्म में कोई भी बंदा कर सकता है कितने भी टैक्स ऑडिट, एज पर दी लिमिट ही होने चाहिए नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट। साइन वो कितने भी ऑडिट कर सकता है। एग्जांपल, 10 पार्टनर हैं, 600 टैक्स ऑडिट एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, तो 600 पे क्या कोई एक पार्टनर ही साइन कर सकता है? एज ऑफ नाउ पोजीशन यही है, जब अमेंडमेंट आएगी आपको पढ़ा दी जाएगी। एज ऑफ नाउ कर सकता है, एग्जाम के लिए यही याद रखिएगा अभी के लिए। ओके, देन 44 AD ADA वाले जो ऑडिट हैं वो काउंट नहीं होंगे यहाँ पे। वहाँ पे कब ऑडिट होते हैं? जब भाई इन सेक्शंस की कंडीशंस आप वायलेट करते हैं तो उन सेक्शंस में आपको ऑडिट कराना पड़ता है, तो वो आपको यहाँ पे काउंट नहीं करने हैं। हेड ऑफिस और ब्रांच एक ही है, मल्टीपल ब्रांचेस एक ही हैं। एक कंपनी का एक हेड ऑफिस एक ब्रांच है, एक टैक्स ऑडिट असाइनमेंट माना जाएगा। एक क्लाइंट का एक हेड ऑफिस एक ब्रांच है, एक टैक्स ऑडिट असाइनमेंट माना जाएगा। अगर एक हेड ऑफिस है 5 ब्रांच है तो भी एक टैक्स ऑडिट असाइनमेंट ही माना जाएगा। अच्छा जी। नाउ पार्ट टाइम प्रैक्टिसिंग पार्टनर भाई काउंट नहीं होंगे, वो अपनी 60 वाली लिमिट निकालने के लिए सिर्फ फुल टाइम प्रैक्टिस मेंबर्स चाहिए। साइन कोई भी पार्टनर कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे इन द फॉर्मेट एज वी प्रिस्क्राइब बाय द काउंसिल। टैक्स ऑडिट के आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, टैक्स ऑडिट असाइनमेंट्स के। क्लैरिफिकेशन मैंने आपको पहले ही क्लैरिफाई कर दिया। 10 पार्टनर्स हैं तो सारे पार्टनर्स 10 पार्टनर्स हैं तो कितने ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं? 600 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स जो हैं आप लोग साइन कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये पार्टनर्स में किसी भी प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। एज ऑफ नाउ एक पार्टनर भी 600 रिपोर्ट साइन करना चाहे तो कर सकता है। आ जाइए। देन इसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसे ज़रा अच्छे से पढ़िएगा। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट्स, ये मैंने आपके लिए थोड़े से हैंड रिटन नोट्स जो बनाए थे, आपको रिवीजन में प्रॉमिस किया था कि कवर करवा दूंगा, तो आइए वो भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये देखिए, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस बोलती है कि भाई CA इन प्रैक्टिस है तो मैक्सिमम कितनी कंपनीज की बात हो रही है, मैक्सिमम कितनी कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं? 30। OPC डोरमेंट कंपनी अनलिमिटेड, यानी ये 30 वाली लिमिट इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। हम खुश हुए, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला सेक्शन 141 भैया 20 कंपनी का ही ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन ऑल कैपेसिटी, और बोला कि ये अनलिमिटेड कर सकता है। OPC आपकी डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल <100 करोड़। अब कंक्लूजन क्या निकले? कंक्लूजन नंबर 1, OPC और डोरमेंट कंपनी
आईसीआई भी एक ही बात बोलता है, कंपनीज एक्ट 2013 भी एक ही बात बोलती है, अनलिमिटेड असाइनमेंट्स लो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, कंक्लूजन नंबर 2, एवरीवन प्लीज फोकस। जो आपकी स्मॉल कंपनी और प्राइवेट कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़, आईसीआई बोलता है 30, कंपनीज एक्ट 2013 बोलती है अनलिमिटेड। हम आईसीआई की लिमिट में इसको काउंट करके चलेंगे। यानी भाई अभी आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, यानी ये स्मॉल कंपनी और प्राइवेट कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ एज पर कंपनीज एक्ट तो अनलिमिटेड है, लेकिन आईसीआई की 30 वाली लिमिट हम इसको लगा के चलेंगे। अच्छा, देन अदर्स की बात करते हैं। मान लीजिए जो लिस्टेड कंपनीज हैं या जो पब्लिक कंपनीज हैं, आईसीआई बोलता है क्या 30, कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है 20, हम 20 मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? 20 मान के हम लोग चलेंगे। अब ये सारी चीज़ों को कंक्लूड करने के लिए हमने एक एग्जांपल किया था। रामलाल श्यामलाल 2 पार्टनर हैं, इनके पास जो है वो 40 कंपनी का ऑफर आया जो लिस्टेड कंपनीज हैं, 18 कंपनी जो स्मॉल या फिर प्राइवेट कंपनी लेस देन 100 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, और 99 ओपीसी और डीसी का यानी डोरमेंट कंपनीज का ऑफर आया ऑडिट का। तो देखिए क्या करेंगे, ये 40 एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस, बिल्कुल 40 के 40 एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन पे 20 पर पार्टनर की लिमिट है, 2 पार्टनर हैं तो भाई 40 एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। ये 18 जो स्मॉल कंपनी के हमारे पास ऑडिट आए हैं, क्या इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं। कंपनीज एक्ट की लिमिट इन पे एप्लीकेबल है नहीं, और आईसीआई की लिमिट के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ ऑडिट कितने हैं? 30, जहां 20 पर पार्टनर हम ये कर चुके हैं, यहाँ पे 9 पर पार्टनर भी हम लोग ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये जो 99 ओपीसी डोरमेंट कंपनी है, सारे ही ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इस पे कोई लिमिट एप्लीकेबल ही नहीं है। मान लीजिए अब इनके पास कोई एक कंपनी और आ जाती है जो लिस्टेड कंपनी है कि हमारा भी ऑडिट कर दो, तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के केस में जो लिमिट लगती है वो लगती है 20 पर पार्टनर की, और वो इनकी पहले से ही कंप्लीट हो चुकी है। आइए, सो ये बातें मैंने आपको पढ़ा दी बढ़िया तरीके से। यस सर, बिल्कुल पढ़ा दी सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आइए फिर चलिए, एनबीएफसी के नोट्स काहे को खुल गए, इसको हम लोग यहीं पे क्लोज कर देते हैं। ओके गाइज, आइए, तो ये हमारा जो नंबर ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए अपॉइंटमेंट एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये भी हमने नोट्स बना के कवर किया था, वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, मेरे साथ ज़रा जुड़िएगा, यहाँ से पढ़िए इसको। आप एक सीए इन प्रैक्टिस हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते ऑडिट ऑफ पीएसयू, गवर्नमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़। आप इन कंपनीज का ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर रेम्यूनरेशन फ्रॉम अदर वर्क फ्रॉम दीज कंपनीज इज एक्सीडिंग फी पेबल फॉर ऑडिट। रेम्यूनरेशन फॉर अदर वर्क मिल रही है 1 करोड़, ऑडिट का फीस है 50 लाख, ऐसी कंपनी का ऑडिट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। राइट, डिटेल में डिस्कशन हुआ था, इंडिपेंडेंस को थ्रेट है, ऑब्जेक्टिविटी को थ्रेट है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। ओके, देन क्या इससे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कंडीशन एक कंपनीज लगाना चाहे तो लगा सकती हैं? यस, बिल्कुल लगा सकती हैं। अब ज़्यादा ध्यान रखिए, रेम्यूनरेशन टू अदर वर्क जब हम लोग काउंट कर रहे होंगे तो जो ऑडिटर को पे किया वो भी काउंट होगा, और जो इसकी एसोसिएट फर्म्स को पे हुआ है, एसोसिएट कंसर्न्स को पे हुआ है, वो भी काउंट होगा। अच्छा, अदर वर्क डज नॉट इंक्लूड, अदर वर्क में क्या क्या नहीं आएगा, एंड देयरफॉर इन कामों के लिए जो रेम्यूनरेशन मिल रही है वो हम काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे। वो कौन कौन से काम है? ऑडिट अंडर एनी अदर लॉ, टैक्स ऑडिट, कंपनी ऑडिट कर रहे थे, टैक्स ऑडिट के लिए फीस मिल रही है, वो नहीं आएगा। सर्टिफिकेशन जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को देने पड़ते हैं डिफरेंट लॉ में, और रिप्रेजेंटेशन, इन तीनों चीज़ों के लिए मिली हुई फीस आपकी रेम्यूनरेशन फॉर अदर वर्क में नहीं आएगी, इससे ऑडिटर को हेल्प होगी, याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात 144 को भी याद रखिए। 144 क्या बोलता है? देयर आर सर्टेन सर्विसेज जो आप लोग जो है वो नहीं दे सकते हैं कंपनीज को, जैसे कि अकाउंटिंग सर्विस है, इंटरनल कंट्रोल सर्विस है, इवन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस भी वहाँ पे आती है। आईसीए ने क्वेश्चन में एक लिखा हुआ था, तो कोई बात नहीं, आईसीए बोलेगा हम मान लेंगे। लीजिए, तो ये हमारा पॉइंट जो है यहाँ पे आगे कंप्लीट हो जाता है। हमारी जो बातें थी किसको लेके? अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर को लेके। अच्छा जी, देन इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर व्हेन ही इज इंडेटेड टू अ कंसर्न, ये भी बहुत आसान है, इसमें भी कोई खास बात नहीं है, सिंपल सी बात है। आपने ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना है जहाँ पे यू आर इंडेटेड टू द क्लाइंट और यू हैव गिवन गारंटी और सिक्योरिटी इन रिलेशन टू इंडेटनेस ऑफ अ थर्ड पार्टी टू द क्लाइंट। आपने पैसे देने क्लाइंट को या किसी और ने देने, आपने उसकी गारंटी या सिक्योरिटी दे दी है, एंड दैट अमाउंट एक्सीड्स द लिमिट स्पेसिफाइड इन द लॉ और ₹1 लाख एज द केस में भी, लिमिट स्पेसिफाइड इन द लॉ और ₹1 लाख एज द केस में भी। राइट, अब लिमिट स्पेसिफाइड बाय लॉ का क्या चक्कर है? तो भाई कंपनीज एक्ट 2013 अगर आप लोग पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट 2013, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्लियरली लिमिट दे रखी है कितनी? 5 लाख रुपीज आपके इंडेटनेस के लिए और गारंटी और सिक्योरिटी के लिए 1 लाख। राइट, अच्छा जी, ऐसी टैक्स ऑडिट में 1 लाख की लिमिट है। अब जरा इधर देखिए ध्यान से, अगर ऑडिटर फीस प्रोग्रेसिव बेसिस पे रिकवर कर रहा है, यानी जितना काम हो गया उतनी फीस रिकवर कर रहा है, तो भाई उसे इंडेटेड नहीं माना जाएगा, यानी उसके ऊपर कोई उधारी नहीं चढ़ी होगी, ऐसा
माना जाएगा, कोई उधारी नहीं है, ओके, इंडेटेड नहीं है। अच्छा जी, देन यूडिन में सिर्फ इतनी सी बात है कि भाई मेंबर इन प्रैक्टिस हैं, तो आपको जो है यूडिन जनरेट करना है सारे सर्टिफिकेट, ऑडिट रिपोर्ट और अटेस्टेशन फंक्शन के लिए, ताकि फॉल्स और बोगस सर्टिफिकेशन जो है वो हम लोग क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें, राइट। अच्छा, यूडिन से रिलेटेड बात हमने ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ी थी, SS700 में, शायद मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया भी था। यूडिन आप किसी का भी चेक कर सकते हैं, ICAI की वेबसाइट पर जाके, OTP आता है ईमेल और मोबाइल पे, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये लीजिए, ये हमारी हो गई भाई गाइडलाइंस की फर्स्ट सेशन की बढ़िया सी रिवीजन भी। अब नेटवर्किंग गाइडलाइंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हमारे पास जो है वो लोगो गाइडलाइंस हैं जो कि बहुत सिंपल हैं, एंड इसके बाद एडवर्टीजमेंट थ्रू राइट अप, ये ज़बरदस्ती की बातें हैं, बट मैं फिर भी आपको एक बार बता दूंगा। कुछ आपके सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स हैं, एंड देन कुछ रीसेंट डिसीजंस हैं। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।